नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे दिन भर की वो खबरें जो सुर्खियों में छाई रही। शुरुआत करेंगे विधान परिषद की जंग की खबर से। भारतीय जनता पार्टी के 9 प्रत्याशियों ने विधान परिषद चुनाव के लिए नामांकन किया है। 9 प्रत्याशियों में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, भूपेंद्र सिंह, दयालु मिश्रा, जीपीएस राठौड़, नरेंद्र कश्यप, जसवंत सैनी और दानिश अंसारी, बनवारी लाल दोहरे, मुकेश शर्मा ने नामांकन किया है। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत बीजेपी के अन्य मंत्री मौजूद रहे। बीजेपी की तरफ से नामित 9 प्रत्याशियों में से 7 नाम वर्तमान सरकार के मंत्री पद पर काबिज लोगों के हैं, जबकि 2 नए नाम बनवारी लाल दोहरे और मुकेश शर्मा को एमएलसी प्रत्याशी बनाया गया। समाजवादी पार्टी और बीजेपी के सभी 13 एमएलसी प्रत्याशियों का निर्विरोध निर्वाचन हो गया है। वहीं बीजेपी के प्रत्याशियों ने नामांकन के बाद पार्टी का आभार जताया। नामांकन के बाद हमारे संवाददाता अनूप सिंह ने बीजेपी एमएलसी उम्मीदवार से बातचीत की। हमारे साथ भूपेंद्र चौधरी पंचायती राज मंत्री हैं। सर, आज नामांकन है विधान परिषद का, उत्सव के रूप में मनाया गया भाजपा की तरफ से। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लिए, हमारी विचारधारा के लिए बहुत बड़ा दिन है। उत्तर प्रदेश की महान जनता ने 2 बार हमें विधानसभा में बहुमत देकर चुना और इस बार विधान परिषद में भी 80 से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी की, 100 में से 80, मतलब बड़ा जनादेश दिया। और पिछले 5 वर्षों में योगी जी के नेतृत्व में सरकार ने उत्तर प्रदेश की महान जनता के लिए बेहतरी के लिए काम किए और आगे भी मुख्यमंत्री जी का जो संकल्प है गरीब कल्याण के लिए, प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है गरीब कल्याण के लिए, आम आदमी के लिए, अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को मुख्य धारा में खड़ा करने के लिए, उस संकल्प को आगे बढ़ाएंगे। कई दशक बाद आज दोनों सदनों में बहुमत होगा भाजपा का। निश्चित रूप से क्या बड़े फैसले लिए जा सकेंगे? नहीं, निश्चित रूप से प्रदेश के विकास के लिए आम आदमी से जुड़े विषयों को लेकर जो भी कदम सरकार उठाएगी, निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि सदन का समर्थन, हमारा बहुमत है दोनों सदनों में, अब उस तरह का अवरोध हमारे सामने नहीं रहेगा। लोक कल्याण के लिए, जनता से जुड़े विषयों के लिए हम लोग अच्छे से काम कर पाएंगे। एक आखिरी सवाल है, समाजवादी पार्टी में प्रत्याशियों को लेकर कहीं खड़बड़ी मच गई है, गठबंधन टूटने के कगार पे है, किस तरीके से देखते हैं इस वक्त? देखो, उनका गठबंधन कोई वैचारिक गठबंधन नहीं है, तो तत्कालिक उन्होंने गठजोड़ करके चुनाव में गए थे। अब वो बातें पूरी हो नहीं रही, सपने पूरे नहीं हो रहे। जब सपने पूरे नहीं होंगे तो लोगों को कहीं ना कहीं कष्ट होगा। तो आज जो सहयोगी उस समय बेवकूफ बनाकर, धोखा देकर गठबंधन अखिलेश जी ने कर लिया था, अब वो उनकी अपेक्षा पूरी हो नहीं पाएंगी, क्योंकि घर में भी विवाद है, घर को भी संभालना, चाचा जान को भी संभालना, अब्बा जान को भी संभालना, रामपुर वाले भाईजान को भी संभालना, तो सबको संभालना। अब ये तो शुक्रिया। तो ये भूपेंद्र चौधरी पंचायती राज मंत्री हैं, जिनका साफ तौर से कहना है कि भारतीय जनता पार्टी विचार की पार्टी है। निश्चित रूप से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कोशिश करती है कि सबका साथ सबका विकास लेके काम करे। हमारे साथ लखनऊ के नगर अध्यक्ष मुकेश शर्मा जी हैं। सर, आज आपने नामांकन किया, निश्चित रूप से क्या मेहनत का इनाम मिला है? निश्चित रूप से यह सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत के लिए रहता है और भारतीय जनता पार्टी में सभी कार्यकर्ताओं के लिए एक समान अवसर है। यह कार्यकर्ताओं की पार्टी है। उसी क्रम में जहां भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं को पिछले काफ़ी समय से और हमेशा अवसर मिलता है, आज उसी क्रम में मेरा भी नंबर है और मुझे विधान परिषद में भेजने का काम किया। यह वास्तव में संदेश है, इसीलिए बात कही जाती है भारतीय जनता पार्टी, पार्टी विद द डिफरेंस। यहाँ पर कार्यकर्ता का भाव, कार्यकर्ता का समर्पण देखा जाता है और प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए एक अवसर होता है, वह अपनी निष्ठा के साथ लगता है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने में केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व की निगाह प्रत्येक कार्यकर्ता पर रहती है और आज उसी क्रम में मुझे भी अवसर मिला। मैं माननीय केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व का हृदय से आभार। मुकेश जी, मैंने देखा है कि आप नगर अध्यक्ष होते हुए मेहनत, कार्यकर्ताओं की जो समानता है उसको दूर किया है। अब विधान परिषद जाने का मौका मिला है, क्या वो उम्मीदें जो जनता की हैं या फिर किस तरीके से आप पूरी करेंगे? मुझे जो भी जिम्मेदारी मिली है मैं भी कार्यकर्ता भाव से काम करूंगा और जो कार्यकर्ता है वो तो निश्चित रूप से हमारे साथ है। मैं एमएलसी नहीं, लखनऊ महानगर का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने आप को एमएलसी मान के चल रहा है और हम उनके साथ कार्यकर्ताओं से कंधे कंधा मिला के, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 8 वर्षों की सरकार चली है
चाहिए। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 5 वर्षों की जो सरकार है, ये केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाएंगे, योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक पहुंचे और जो विकास की यात्रा, जो अद्भुत परिवर्तन पूरे देश और उत्तर प्रदेश में आया है, उसमें उत्तर प्रदेश और आगे कैसे बढ़े, उसमें छोटा सा योगदान एक विधान परिषद सदस्य के रूप में मैं भी देने का प्रयास करूंगा। शुक्रिया। तो ये मुकेश शर्मा थे, लखनऊ के नगर अध्यक्ष हैं, वर्तमान में हैं, आज विधान परिषद का नामांकन किया है। निश्चित रूप से इनका कहना था कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ताओं का मौका देती है और इसी वजह से उनको भी मौका मिला विधान परिषद जाने का। तो रियाज के साथ अनुप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। लखनऊ यूपी में 17 आईएएस अफसरों के तबादले। गौरीशंकर प्रियदर्शनी ग्राम्य विकास आयुक्त बने हैं, जबकि कंचन वर्मा आईजी निबंधन बनी है। प्रमोद उपाध्याय एआईजी निबंधन विभाग बने हैं। शाहिद मंजर अब्बास सचिव वित्त विभाग। प्रकाश बिंदु विशेष सचिव विज्ञान प्रौद्योगिकी। संजय सिंह यादव सदस्य राजस्व परिषद लखनऊ बने हैं। तो अपडेट आपको बता रहे हैं लखनऊ से ये खबर, जो बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गई है उसकी ये लिस्ट। रेल मंत्रालय लगातार यात्रियों की सुविधाओं को बढ़ाने की कवायद में जुटा है और इसी कड़ी में अब आगरा के ईदगाह रेलवे स्टेशन का नाम भी जुड़ चुका है। अब जल्द ही ईदगाह रेलवे स्टेशन को आगरा के सेंट्रल रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए रेलवे बोर्ड में दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। क्या ये दिशा निर्देश है, देखिए इस रिपोर्ट। लखनऊ जयपुर रेल मार्ग का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन आगरा फोर्ट है, जो कि शहर से सटा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को एक लंबे जाम से जूझना पड़ता है। कई बार यात्रियों की जाम के चलते ट्रेनें भी छूट चुकी हैं। इसके साथ ही आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन पर स्पेस कम होने के चलते वहां पर गाड़ियों की पार्किंग में बड़ी परेशानियां होती हैं। आगरा शहर के लोगों की समस्याओं को समझते हुए रेलवे बोर्ड ने आगरा के मध्य में स्थित ईदगाह रेलवे स्टेशन को आगरा सेंट्रल रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित करने के लिए कवायद शुरू कर दी है। आपको बताते चलें कि ईदगाह रेलवे स्टेशन पुलिस लाइन से नजदीक है और शहर के मध्य में है। यही कारण है कि यहाँ पर शहर के हर क्षेत्र का व्यक्ति आसानी से स्टेशन तक पहुँच सकता है और साथ ही यहाँ वाहन पार्किंग के लिए भी काफी जगह मौजूद है। देखिए, प्रयास है कि आगरा में शहर के थोड़ा ज़्यादा बीचों बीच एक ऐसे स्टेशन को डेवलप किया जाए जहाँ पे और ट्रेनों को लिया जा सके। इसमें ईदगाह की लोकेशन काफ़ी फेवरेबल है, तो अभी ये स्टडी करी जा रही है फिजिबिलिटी के ऑपरेशनल मतलब फिजिबिलिटी के हिसाब से कि क्या ईदगाह स्टेशन का विस्तार किया जा सकता है और ट्रेनों को उस पर लिया जा सकता है। हाँ, एक तरीके से कह सकते हैं कि एज अ सेंट्रल स्टेशन उसको डेवलप करेंगे जिसपे और कई दिशाओं से ट्रेनों को लिया जा सके और वहाँ पे ट्रेनों का आवागमन बढ़े। ईदगाह रेलवे स्टेशन को सेंट्रल रेलवे स्टेशन बनाने के लिए यहाँ पर यात्रियों की सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ सभी ट्रेनों के ठहराव भी होंगे। ईदगाह रेलवे स्टेशन में सुविधाएं बढ़ाने और बड़े स्टेशन के रूप में विकसित करने की जानकारी पर लोग भी रेल मंत्रालय के इस फैसले की सराहना कर रहे हैं। रेल मंत्रालय के आदेश के बाद आगरा रेल डिवीजन ने ईदगाह रेलवे स्टेशन को जयपुर और लखनऊ मार्ग पर इसको सेंट्रल रेलवे स्टेशन के रूप में आगे बढ़ाने की कवायद शुरू कर दी है। यही कारण है कि अब आगरा का ईदगाह रेलवे स्टेशन सेंट्रल रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ रहा है। और बताते चलें कि आगरा का जो फोर्ट रेलवे स्टेशन है वो शहर से काफ़ी दूर है, आगरा फोर्ट के आस पड़ता है, वहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक होता है शहर का। रेलवे मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि आगरा के ईदगाह रेलवे स्टेशन को एक सेंट्रल रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर यात्रियों की सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा और जो ट्रेनें हैं आगरा फोर्ट पर जो ट्रेनें रुकती थी वो सभी की सभी ट्रेनें अब ईदगाह रेलवे स्टेशन पर रुकेंगी और यहाँ से यात्री अपने गंतव्य के लिए रवाना हो सकेंगे। अब देखने वाली बात होगी कब तक ईदगाह का सेंट्रल स्टेशन अपना रूप बदल पाएगा, कायाकल्प हो पाएगा। मैं आगरा से प्रदीप रावत, जनता टीवी। बुलेटिन में भी वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। बन रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं, जहां आजमगढ़ सीट पर समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव के चचेरे भाई
धर्मेंद्र यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है। इस सीट पर 23 जून को वोटिंग होनी है। वहीं बसपा ने शाह आलम को अपना प्रत्याशी बनाया है। नामांकन के बाद हर दल अपने पक्ष में वोटरों को लामबंद करने में लगा हुआ है। गुरुवार को ओपी राजभर भी आजमगढ़ में सपा प्रत्याशी के लिए वोट मांगने पहुंचे। इससे पहले एमएलसी चुनाव में सीट नहीं मिलने पर ओपी राजभर ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा है कि मांगो उसी से जो दे दे खुशी से और कहे ना किसी से। उपेक्षा के सवाल पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जिसकी इज्जत ही नहीं उसकी बेइज्जती कैसी। उन्होंने कहा कि हमारी मंशा नहीं है कि हम उनसे कुछ मांगने जाए, क्योंकि हमारे पास 6 ही विधायक हैं। हमारी पार्टी से 6 एमएलए हैं। एमएलसी बनने के लिए 31 एमएलए चाहिए। तो अभी हम उस लायक बनने के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि एक दोहा है कि खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। तो हम अभी उस मुहिम में लगे हैं कि खुद पूछें कि भाई अब बताओ आपकी क्या रजा। 273 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती है और भारतीय जनता पार्टी में जितने भी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के नेता मंत्री विधायक हैं उन पे अकेले ओम प्रकाश राजभर भारी है। पिछड़े दलित वंचित अधिकार अकेले हम भारी हैं, तो क्या जरूरत है। सुल्तानपुर जिले के कोतवाली देहात से सपा नेता की दबंगई की घटना सामने आई है। यहां के विकवाजीतपुर गांव में एक गौशाला संचालक को जान से मारने की कोशिश की गई। दरअसल गौशाला संचालक विशाल श्रीवास्तव गायों का चारा रखने के लिए निर्माण करवा रहे थे और जिस दौरान स्थानीय सपा नेता अनिल वर्मा, जो कि एक स्कूल प्रबंधक भी है, वो पहुंचे और निर्माण को लेकर गाली गलौज उन्होंने शुरू कर दी। विशाल श्रीवास्तव ने यह भी बताया कि सपा नेता अनिल वर्मा अपने लाइसेंसी बंदूक से उन पर जानलेवा हमला उन्होंने किया, जिस दौरान बंदूक की गोली पास में खड़े एक कुत्ते को लगी, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। वहीं पुलिस ने सपा नेता अनिल वर्मा के खिलाफ जान से मारने और धमकाने की धारा के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। लेकिन सपा नेता की गुंडई और ओहदे के दबाव में पुलिस ने पीड़ित पक्ष पर भी 4 दिन बाद समान धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पिस्टल के साथ आए, अपने ड्राइवर के साथ आए, मेरे साथ मारपीट करने लगे। उसी में फायरिंग हुई और जो फायरिंग मेरे ऊपर हुई वो मेरे डॉग मैक्स को लग गई और उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद हुआ ये कि माननीय सांसद जी के हस्तक्षेप के बाद मेरी एफआईआर लिखी गई थाने पे। बहुत गलत हो रहा है, तो आप सबसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे माननीय योगी जी तक ये बात पहुँचे और मेरे साथ न्याय हो, गौशाला फिर से चल सके। हम वहाँ से भी भागे भागे फिर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मुजफ्फरनगर में पानीपत खटीमा राजमार्ग पर बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि बगरा और मुरादपुरा गांव के बीच रोडवेज बस को बचाने के चक्कर में ट्रक अनियंत्रित हो गया और ट्रक ने सामने से आ रही अलग अलग 3 बाइक्स को अपनी चपेट में ले लिया, जिस पर 6 लोग सवार थे। उत्तर प्रदेश से एक दर्दनाक मंजर सामने आया है, जहां चंद मिनटों में ही 4 लोगों की सांसें टूट गई। मामला मुजफ्फरनगर के पानीपत खटीमा नेशनल हाईवे के पास का है। दरअसल एक तेज रफ्तार ट्रक आगे चलकर आ रही बस को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान ट्रक अनियंत्रित हो गया और सामने से आ रही 3 बाइकों को टक्कर मार दी। हादसे में बाइकों पर सवार 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें से एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई, वहीं 2 लोगों का इलाज अभी भी जारी है। आज थाना तिदावी के अंतर्गत एक ट्रक और सामने से 2 बाइक की टक्कर हुई है, जिसमें 2 व्यक्तियों की मृत्यु मौके पर हो गई। अन्य घायलों को अस्पताल भेजा गया, जहां पर 2 अन्य व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। इस संबंध में जो चालक और ट्रक जो है उसको पकड़ लिया गया है। स्थानीय थाने के द्वारा इस संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हादसा इतना भयानक था कि सड़क खून से रंग गया। घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद तत्काल सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेते हुए ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया।
और शवों का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि हादसे के समय ट्रक मुजफ्फरनगर से शामली की ओर जा रहा था। वहीं मृतकों की पहचान विनीत, मीनू, विक्की और नितिन के रूप में की गई है। जनता टीवी न्यूज डेस्क से मनीषा चौधरी की रिपोर्ट। गोरखपुर के वरिष्ठ सपा नेता और पूर्व अल्पसंख्यक वित्तीय और विकास निगम के चेयरमैन जफर अमीन डक्कू ने आज अपने नसीराबाद स्थित कैंप कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सपा नेता आजम खान पर कई गंभीर आरोप लगाए। कभी आजम खान के बेहद करीबी माने जाने वाले डक्कू के इस बयान से लोग आश्चर्यचकित है, हैरान हैं। डक्कू ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के तथाकथित फायर ब्रांड नेता मोहम्मद आजम खान ने मुसलमानों की हमदर्दी और उनके जज्बातों का सौदा किया है। चुप हो जाए कि हम आजम खान के साथ हैं, ताकि आने वाली नस्लों के साथ उनकी विरासत भी वही काम करे। अपनी विरासत को से नेतागिरी करा रहे हैं, वो भी तो वही काम करेगी। हम नहीं रहेंगे, हमको मालूम है, लेकिन जो हमारे बाद की नस्लें होंगी सियासत करेंगी। अगर इसी तरह दफन होती रहेंगी तो मुसलमानों की हक की आवाज कौन उठाएगा? तो क्या अखिलेश यादव की तरफ से आप आजम खान पे दबाव बना रहे हैं? अखिलेश यादव साहब अपनी जगह है। मैं तो अभी कह रहा हूं कि अखिलेश यादव साहब से आजम खान से उम्मीद थी कि वो अखिलेश यादव साहब से मुसलमानों के मसाइल पे बात करेंगे। उन्होंने क्यों नहीं किया? अब वो कहते हैं कि साहब हम पैरोल पर थे, तो पैरोल। आगरा जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर खैरागढ़ तहसील के एक गांव में जनता पानी की किल्लत से सालों से जूझ रही है। इस भीषण गर्मी में बूंद बूंद पानी जुटाने के लिए बच्चे, युवा और महिलाएं 2 किलोमीटर दूर से पानी भरकर लाने के लिए मजबूर है। तब कहीं परिवार को पानी मिल पाता है, उनका गला तर हो पाता है। ऐसे ही जिले में तमाम गांव है जो कि पेयजल की किल्लत से जूझ रहे हैं। गोंडा में भीख मांग रहे 3 फकीरों के साथ बदसलूकी करने, उन्हें धमकी देने, उनसे जबरदस्ती करने, जय श्री राम उनसे कहलवाने का एक मामला सामने आया है। और ये घटना गोंडा के खरगूपुर डिंगूर गांव की है। इसे लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी सामने आया। इसमें स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है कि कैसे एक अधेड़ उम्र का युवक हाथ में मोटा डंडा लिए हुए 3 व्यक्तियों के साथ गाली गलौज करते हुए उनसे उठक बैठक करवाता है। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, फिर से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, और बोलो जय श्री राम, जोरत बोलो, जय श्री राम, जोरत, जय श्री राम, जय श्री राम, जोरत बोलो, जय श्री राम, तू बोल, हाथ उठा के बोल, काओ कान पकड़, कान पकड़, दोबारा कान तबला ये सब रखो नीचे, ए झाड़ू झड़ी सब रखो, ए आओ एक दोनों हाथ छोड़ो के नीचे रखो। क्या जाने का लिया है का हाथ है मैं निकालो, आधार कार्ड निकालो, तुम आधार कार्ड निकालो। रुद्रपुर में एसओजी और पुलिस की संयुक्त टीम ने अंतर्राज्यीय ई रिक्शा चोर गैंग का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने गैंग के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर चोरी किए गए 6 ई रिक्शा भी बरामद किए। मैदानी क्षेत्रों में जहां भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं, वहीं पहाड़ों की रानी मसूरी में भी गर्मी का एहसास होने लगा है। यहां पर दिन के समय भारी गर्मी पड़ने लगी है। मसूरी का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस पार हो गया है, जिसकी वजह से पर्यटक और स्थानीय लोग अपने अपने घरों में कैद रहने के लिए मजबूर हैं। इस साल वास्तव में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। जो मेरा मानना, मुझे लगता है पिछले 8-10 सालों में इतनी गर्मी कभी नहीं पड़ी है। और जो उसका मुख्य कारण है वो है जो ग्लोबल वार्मिंग है। लगातार पेड़ कट रहे हैं, पहाड़ कट रहे हैं, वाहनों का प्रदूषण, वाहन बहुत ज़्यादा हो गए हैं। ये तमाम चीज़ें हैं जिसके कारण जो है मौसम में बहुत ज़्यादा गर्मी आ गई है। अभी जो पूरे वीक पीछे आपने देखा कि कोई रेनफॉल है, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी कुछ मिली नहीं पूरे प्रदेश में, और फिर लगातार जो टेम्परेचर है वो कहीं ना कहीं बढ़ते गए हैं। और इस समय अगर बात करें तो करीब ये पहाड़ों में बात में करूं तो वहाँ पर भी 5 से 6 डिग्री तक नॉर्मल से जो है ऊपर आ रहे हैं।
और इसी तरह मैदानी क्षेत्रों में खासकर गढ़वाल रीजन की एक बात करें तो वहाँ पर भी ये जो है 5-6 डिग्री तक जो है कुछ जगहों में सामान्य से ऊपर है। तो बिल्कुल इस समय गर्म है। और अगर मैं टेम्परेचर वाइज बात करूं तो 40 से 42 डिग्री तक मैदानी क्षेत्रों में इस समय तापमान चल रहे हैं। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।